प्रिय विद्यार्थियों, आज का कक्षा 6, 7, 8 में विषय गणित में प्रकरण में नया टॉपिक कॉमन है, वो चल रहा है। जो श्रृंखलाकृतियां होती है उसका परिमाप, क्षेत्रफल, उससे संबंधित कुछ आकृतियां विभिन्न होती है। श्रृंखलाकृतियों में वैसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ आकृतियां त्रिविमीय होती है और कुछ आकृतियां द्विविमीय होती है। तो त्रिविमीय आकृतियों में तीन विमाई होती है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही होती है। जैसे घन है, घनाभ है उसमें। जबकि द्विविमीय आकृतियां जो है उसमें दो ही विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो द्विविमीय आकृतियां उसका क्षेत्रफल के जैसे वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज है, सबका अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करने के अलग सूत्र है। इसी प्रकार त्रिविमीय आकृतियों में भी अलग अलग आकृतियों में अलग अलग प्रकार से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र है। अपने पास कल जो प्रकरण चल रहा था आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, इसी क्रम में आज है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियां सारी की सारी चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में जो चार भुजाओं से घिरी आकृतियां उसमें अलग अलग चतुर्भुजों में अलग अलग प्रकार का नामकरण किया गया है, जिसके अनुसार जैसे समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, इसकी अलग अलग विशेषता के कारण उसका अलग अलग नामकरण किया गया है। इसी क्रम में समलंब चतुर्भुज जो है वो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर होता है। यानी समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म परस्पर समांतर होते हैं, जबकि समलंब चतुर्भुज होता है उसमें भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर और बराबर होता है, जबकि दूसरा युग्म असमान होता है। तो इसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल, यानी 1/2 इंटू जो समलंब है चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म जो समांतर है उन दोनों समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी। यानी समालंब जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल बन गया 1/2 गुना समांतर भुजा उसका योग है इंटू उन समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो। और दूसरे रूप में अगर समांतर समलंब चतुर्भुज है उसमें हमें लंब डाल करके उसको त्रिभुज में विभाजित करके भी उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल करके फिर भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आकृतियां हैं। और इसी क्रम में त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का गुणनफल हो जाता है। इसी क्रम में अभी तक हमें द्विविमीय आकृतियां उसका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कुछ हमें त्रिविमीय आकृतियां भी होती है जिसमें तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल या चार दीवारें का क्षेत्रफल। जैसे पूरे मकान है
उसके जो चार दीवारी बनी हुई है उसका क्षेत्रफल। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है उस दीवार का परिमाप गुणा ऊंचाई, यानी दीवार का परिमाप गुणा ऊंचाई। दो कोष्ठक दीवार का परिमाप गुणा ऊंचाई, यानी दीवार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और वैसे दीवार जो होती है वो हमें पता है दीवार की आकृति एक आयत का निर्माण करती है, क्योंकि उसकी समभुजाएं समांतर की तरह है। लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं होती है। तो दीवार का परिमाप गुणा ऊंचाई, या इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हो गया चार दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र है, क्योंकि दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई जो है वो किसी भी आयत के परिमाप का सूत्र है और दीवार आयताकार होती है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि दीवार का परिमाप गुणा ऊंचाई उसका क्षेत्रफल हो जाएगा जो चार दीवारी होती है। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक 1 इंटू ऊंचाई। ये किसी भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, या उसके बाद हम आगे चलते हैं जैसे त्रिविमीय आकृतियां होती है, घन है, घनाभ है, जैसे बॉक्स है जिसको आप संदूक कहते हैं, संदूक है, कमरा है अगर उससे बंद है तो वो फर्श सहित है, एक घनाभ की आकृति का बनती है। घनाभ घन और घनाभ की आकृतियां हैं जिसमें तीनों विमाएं होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी साथ में होती है, तो त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। घन का परिमाप त्रिविमीय आकृति में सबसे पहले घन आता है। घन जो होता है उसमें आपने पढ़ा होगा जैसे बॉक्स होती है तो घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक 8 शीर्षक और 12 को होती है, जिसको ऑयलर सूत्र के नाम से उसमें शीर्षक भुजाओं और कोरों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। घन जो है घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक वर्गाकार आकृति के होते हैं। घन एक ऐसी आकृति है जिसमें 6 फलकों के होने के साथ साथ प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। तो किसी घन का अगर परिमाप ज्ञात करना है तो उसमें सबसे पहले हमें एक फलक का परिमाप ज्ञात करना होगा, और एक फलक होता है वर्गाकार है, तब वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी ये वर्ग का परिमाप हो गया। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, जबकि उसमें वर्गाकार 6 फलक होते हैं तो एक फलक का क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करने के बाद उसको अगर 6 से इंटू कर दिया जाए तो उसके 6 फलकों का परिमाप ज्ञात हो जाता है। तब घन का परिमाप 6 कोष्ठक 4 इंटू भुजा, क्योंकि भुजा वर्गाकार होती है इसलिए वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। उसके बाद उसमें ये एक फलक का होगा, एक फलक का ज्ञात करने के बाद उसको 6 से इंटू कर देंगे तो ये पूरे घन का परिमाप बन जाएगा 6 इंटू भुजा। इसी प्रकार है घन का क्षेत्रफल। अभी आपको बताया कि घन है उसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक वर्गाकार होते हैं, तो हमें एक एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर 6 फलकों का क्षेत्रफल एक साथ जोड़ दें तो उस पूरी आकृति का क्षेत्रफल
एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से घन का जो एक फलक है घन के एक फलक का क्षेत्रफल, क्योंकि घन के फलक भी वर्गाकार होते हैं और वर्गाकार फलक होने के कारण हमें वो आकृति वर्ग का निर्माण करेगी और वर्ग का निर्माण करने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। और उसमें 6 फलक वर्गाकार होते हैं, तो पूरे घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्योंकि एक जो फलक है उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 फलकों का होने के कारण उसको 6 से इंटू कर देंगे तो पूरे घर का यानी जो पूरी घनाकार आकृति है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इसी क्रम में ये कोई भी घन है उसका क्षेत्रफल सूत्र होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर भुजा को हमें L मान लें तब उसका क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा 6 इंटू L स्क्वायर, जहाँ पर L घर की भुजा है। तो घर का ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू L स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है जबकि उसमें वर्गाकार 6 फलक होते हैं, इसलिए उस पूरे का क्षेत्रफल 6 इंटू L स्क्वायर। इसी प्रकार है तब घर का क्षेत्रफल होगा 6 इंटू L स्क्वायर। अगर किसी घनाकार आकृति में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जो भुजा दी गई हो तो 6 इंटू L स्क्वायर या 6 इंटू भुजा स्क्वायर सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। घन के एक फलक के परिमाप से भुजा ज्ञात करना, यानी कई बार क्या होता है जो घन होता है उसके एक फलक का परिमाप दे देता है और फिर उस आकृति का क्षेत्रफल पूछ देता है। तब जो घन का एक फलक का परिमाप दिया हुआ है उस एक फलक के परिमाप से हमें घन की भुजा ज्ञात करनी होती है, क्योंकि घन के एक फलक का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, क्योंकि घन के फलक है वर्गाकार होते हैं और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होते हैं, तो उसमें वर्ग का 6 फलक होते हैं, इसलिए एक फलक का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। तो इस घन के एक फलक से घन की कोर भुजा को कहते हैं। घन की कोर बराबर 4 इंटू भुजा बटा 4, यानी जो घन के एक फलक का परिमाप है उसमें 4 का भाग देंगे तो हमें उस घन की एक भुजा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये हो गया घन का परिमाप दिया हो एक फलक का, तब उसकी भुजा ज्ञात करके उसका आयतन या क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके साथ साथ घन के क्षेत्रफल के साथ साथ घन का आयतन भी होता है। घन का आयतन कोई भी आकृति में जितना द्रव्य भरा जाता है वो उसका आयतन कहलाता है।
यानी कोई भी आकृति है उसमें जितना ध्रुव है, ध्रुव हमेशा आयतन में मापा जाता है और आयतन इतना ध्रुव स्थान लेता है वो उसका आयतन कहलाता है। तब घन का आयतन, क्योंकि घन के फलक वर्गाकार होते हैं और आयतन का मात्रक क्यूब होता है, जिसमें इसलिए घन का आयतन है यानी तीनों भुजाएं वर्ग की समान होने का भुजा इंटू भुजा, ये हो गया घन का आयतन। यानी आयतन क्यूब घन में मापा जाता है जिसमें क्यूब होती है घात 3 और उसमें उसके फलक है वर्गाकार होते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं समान होने के कारण इसको 3 बार इंटू करने पर इसका आयतन बन जाएगा। तब घन के आयतन का सूत्र बन गया भुजा क्यूब। कोई भी घन है उसका आयतन ज्ञात करने के लिए, क्योंकि उसके फलक वर्गाकार होते हैं और वर्गाकार फलक होने के कारण उसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करने में उसमें तीनों विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो घन में क्या है सभी भुजाएं समान लंबाई होने के कारण लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई समान हो गई, इसलिए उसका आयतन हो गया भुजा क्यूब। तब घन का आयतन हुआ भुजा क्यूब। इसी क्रम में घन के बाद त्रिविमीय आकृति आ जाती है घनाभ। घन और घनाभ दोनों त्रिविमीय आकृति होती है, लेकिन दोनों में अंतर ये है घन जो होता है उसके जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, जबकि घनाभ जो होता है घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। इसलिए घनाभ जो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें भी 6 फलक होते हैं। एक फलक का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है और घनाभ के जो फलक है वो आयताकार होते हैं, इसलिए उसमें 3 फलकों को जोड़ करके दुगुना करने पर 6 फलकों का प्राप्त हो जाता है। चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हो गया घन के 3 फलकों का क्षेत्रफल। यानी उसमें जो आयत बने हुए हैं 3 आयतों का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब उसमें फलक होते हैं 6, जब 3 फलकों को क्षेत्रफल जोड़ करके उसको अगर 2 से इंटू कर दें तब उस पूरे घनाभाकार आकृति का क्षेत्रफल 2 कोष तक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। या इस से याद रख सकते हैं आप कि लघु चौधरी चौक होंगे उदाहरण ले लो, इसका में भी याद रखा जा सकता है। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद घनाभ का आयतन। घनाभ के फलक आयताकार होने के कारण उसमें तीनों विमाएं अलग अलग माप की होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तब घन का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई घन सेमी। इस प्रकार घनाभाकार जो आकृति होती है उसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के रूप में प्राप्त हो जाता है।